बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की मईशत में इस्तेकाम लाने के लिए मौजूदा हुकूमत कोशां भी है और पुरुमीद भी। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज भी जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली का मुआहदा तय पा जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस मुआहदे की रूह से जो हम अपने बजट में हमने जो गरीब लोगों के लिए रिलीफ रखा है वो मुतासिर नहीं होगा और ना ही जो 12 लाख तक सालाना इनकम कमाने वाले सैलरीड क्लास हैं उनके टैक्स पर भी कोई इसका इम्पैक्ट आएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि जो 47 अरब की जो इन्होंने छूट दी है टैक्स पे सैलरीड क्लास को, उसमें जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। इसके साथ साथ जहां मिफ्ता इस्माइल साहब ने उम्मीद का इजहार किया, वहीं अब से कुछ देर कबल हमने देखा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी सरमाकारों और ताजरों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की। मुख्तलिफ़ हुकूमत के अहम वज़रा मौजूद थे और सऊदी अरब के जो अहम ताजिर बरदरी के नुमाइंदगान भी आज मौजूद थे और मौका ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात हैं इनमें मज़ीद वसअत लाई जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की कोशिश है कि जहाँ हमारे सऊदी अरब के साथ सकाफ़ती, मजहबी और जज्बाती लगाव हैं और ताल्लुकात हैं, इनको मज़ीद गहरा किया जाए और इसमें जो मईशत की जहत है उसको ज़्यादा नुमाया किया जाए। फिर एक और हुकूमत ने भी इक़दाम किया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एज़ वी स्पीक टुडे इवन डॉलर की जो है वो उड़ान जारी है और अब रुपए 209 रुपए का $1 हो गया है। आप देख सकते हैं कि हुकूमत के आने के बाद ये 27-28 रुपए जो है वो रुपए डीवैल्यू हुआ है, जिसकी वजह से भी प्रेशर आता है हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे, हमारे इंपोर्ट बिल पे, और इसके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे भी मंदी का रुझान है। महंगाई जो इदारा शुमारियात है उन्होंने बताया कि महंगाई में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अगरचे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी फैसला किया कि जो 5 मेजर अशिया हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, आटा, घी, दालें, चावल, उनको कम नरखों पे यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए अवाम उन्नास तक पहुँचाया जाए। बिलखसूस कराची में इसके नेटवर्क को बढ़ाने की भी बात की है। तो इन तमाम उम्र का जायज़ा लेंगे कि एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि हुकूमत जो है वो महंगाई कंट्रोल करे या स्टेबिलिटी लेकर आए, पेट्रोलियम सब्सिडी ख़त्म कर दी, मसरूआत में इजाफा कर दिया, लेकिन डॉलर जो है उसकी उड़ान ऊंची उड़ान नहीं रुक पा रही और स्टॉक मार्केट जो है वो भी स्टेबल नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहात है? जबकि ओवर द वीकेंड हमें फैटिव के हवाले से भी मुस्बत खबर आई कि पाकिस्तान के हवाले से फैटिव ने कहा है कि उन्होंने तमाम नुकात पर काम कर लिया, बल्कि वक्त से पहले कर लिया, और अब ऑन साइट विजिट होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अक्टूबर में जब पेरिस में इजलास होगा तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से दोबारा सफ़ेद लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। वजह क्या है कि मार्केट में स्टेबिलिटी क्यों कर नहीं आ पा रही, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, वी आर वेरी ऑनर टू हैव विद अस शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा ने। आप वज़ीर आज़म की मामले खसूसी बराए उमूर नौजवानान है, MNA है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं इशफाक तोला साहब, वेरी नोटेड टैक्स एंड कॉरपोरेट कंसल्टेंट जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और बजट जब पेश हुआ था तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा सेमिनार भी कराया था। बहुत शुक्रिया तोला साहब फॉर मेकिंग टू आवर शो। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मारूफ इक्तिसादी और दिफाई तजिया निगार कामरान यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस चैनल पे अपना शो करते हैं, इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से शिजा साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मैं बताइएगा वजह क्या है? अब तो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कीमतें थी उनमें भी इजाफा कर दिया गया और हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल महंगाई हुई है या डॉलर की ऊपर उड़ान है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क गिर एहतजाज भी रिकॉर्ड किया और चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं आप लोगों से मईशत नहीं संभल रही और दोबारा कॉल देने चाह रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन स्टेप्स के बावजूद वजह क्या, आपके हुकूमत के रैंक्स पे क्या वजह पाई जाती है कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है और स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ रही और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं रिस्टोर हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो पिछले 4 साल में एक इकोनॉमिक टर्मोइल से पाकिस्तान गुजरा है और एक टेल स्पिन में गई थी इकोनॉमी, उसका असर जाहिर है थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होगा और ये एक्सपेक्ट करना कि 1-2 महीने सारा कुछ दुरुस्त हो जाएगा, वो अचानक से नहीं हो सकता।
हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले जो इमरान खान साहब अपने जाने से पहले एक 40 रुपए की सब्सिडी लगा गए थे, दे गए थे पेट्रोल के ऊपर, नोइंग वेरी वेल कि हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते, और जून तक वो पेट्रोल की कीमत 40 रुपए कम कर गए थे। और इसके बरक्स जो है वो IMF से डील साइन करके आए थे कि ना कि वो सिर्फ सब्सिडी खत्म करेंगे, मगर उसके ऊपर टैक्स, सेल्स टैक्स भी लगाएंगे और लेवी भी लगाएंगे। तो IMF मुआहिदा जो इमरान खान साहब ने किया, उसके मुताबिक सब्सिडी भी हमने खत्म करनी है, 600 अरब का जो हमने बजट में हदफ रखा था उसकी लेवी भी लेनी है, और उसके साथ साथ 16% सेल्स टैक्स, 17% सेल्स टैक्स भी लगाना है। तो अगर हम उस मुआहिदे के, इमरान खान साहब के किए हुए मुआहिदे के मुताबिक चलें, तो पेट्रोल जो है वो इस वक्त 300 से 350 के दरमियान होना चाहिए। अब हमने आते ही देखें, था तो ये बहुत पॉलिटिकली डिफिकल्ट डिसीजन, हमारे खिलाफ जाता है, हमारे पॉलिटिकल कैपिटल के खिलाफ जाता है, मगर पाकिस्तान की एज ए स्टेट और उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी मईशत के लिए ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था कि हम पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दिए रखते। और महीने का तकरीबन कोई 125 अरब रुपया जो है वो हम इस सब्सिडी की मद में पाकिस्तान जो है वो उसकी जो टैक्स पेयर्स मनी है, या जो हमने लोन लिया, कर्जा जात लिए में, उनसे जो है वो हम डॉलर खर्च कर रहे थे, और डॉलर में ये सब्सिडी जाती है। उसकी वजह ये है कि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमने अपने सियासी मफाद को पीछे रखते हुए और मईशत को आगे रखते हुए ये डिसीजन लिया कि हम सब्सिडीज खत्म करेंगे, और जिसकी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल महंगा करना पड़ा। और आपको पता है, जब पेट्रोल और डीजल, और खास तौर पे डीजल जब महंगा होता है तो तमाम चीजों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है। लेकिन हमने इसके लिए किया क्या? हमने किया ये कि वो सब्सिडी जो पहले अमीर और गरीब को बराबर नहीं मिल रही थी, क्योंकि अमीर जो है वो तो अपनी लैंड क्रूजर में जो है वो 12,000 की टंकी फुल कराता है जब, तो वो सब्सिडी में से कोई 3-4 हजार जो है वो अमीर आदमी ले रहा था, और एक गरीब आदमी जो 1,000 रुपए में अपना पेट्रोल डलाता है उसको जो है वो कम सब्सिडी मिलती थी। तो ये जो पूरा सिस्टम था सब्सिडी का, ये टिल्टेड था कि ये अमीर को ज्यादा पैसे मिल रहे थे और गरीब जो है वो बेचारा पिस रहा था। हमने इसका हल ये निकाला कि ठीक है, हम पेट्रोल हमें महंगा करना पड़ रहा है, लेकिन हम जो हमारा सबसे गरीब तबका है और उससे जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, 8 करोड़ लोगों को तकरीबन जो है वो पेट्रोल की मद में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो गरीबों पे ना आए, और हमारा जो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है जिसमें जिसके पास जितने वसाइल हैं उसको उतना टैक्स देना चाहिए, उसके मुताबिक हम पाकिस्तान को चला सकें। जहां तक डॉलर की बात है, देखिए डॉलर का एक सिंपल सा जी आपको ये तो आ गया। मैं दोबारा आपको लौट के आता हूं। आपने पेट्रोलियम सब्सिडी के हवाले से तो हमें बताया, डॉलर का मैं दोबारा आपको लौट के आता हूं। थोड़ा सा आपका वॉइस पे डिस्टॉर्शन आई है, मैं चाहूंगा कि इस पे जरा तोला साहब के भी कमेंट्स ले लेते हैं, फिर दोबारा हम आपके पास लौट आएंगे। तोला साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जब बजट पेश हो रहा था उससे पहले हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी, अब बजट भी सामने आ गया है, और मैम बता रही थी कि चूंकि ये अफोर्डेबल नहीं था, हमने जो पेट्रोलियम पे सब्सिडी विड्रॉ की, लेकिन लोगों के लिए कुशन रखा है। डॉलर पे अभी वो बता रही थी, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपनी रीजन बताएं कि डॉलर को क्यों कंट्रोल, ब्रेकें क्यों नहीं लग रही? मैडम की बात फिर हम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैडम ने कहा कि 40 रुपए की सब्सिडी इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। जी। कितने रुपए पेट्रोल बढ़ा है? 84 रुपए। और 40 - 84 कितने होते हैं? हाँ, 44। तो क्या एडमिट करती है मैडम के 44 रुपए इनकी इनएफिशिएंसी से बढ़ा है? 44 रुपए आप कह रहे हैं इनकी इनएफिशिएंसी? नहीं, अगर मैं नहीं कह रहा, मैं तो अभी इस पे दलाल पे आऊंगा। हाँ, आप वो उसका कैलकुलेशन करके कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। जी। देखिए, बात ये नहीं थी, बात ये है कि ये मैं पहले आपके शो में कह चुका हूँ, और मेरा ख्याल है आपका था, आपकी किसी को होस्ट का था PTV पे, कि 140 बिलियन की सब्सिडी बिफोर आपने आंख खोली कि जी अब सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, आप दे चुके थे नून लीग की गवर्नमेंट। तो क्या वो अवॉइड नहीं हो सकती थी? आप डे 1 नहीं करते, चले आप 40 बिलियन और सब्सिडाइज कर देते, आपको आना था, आपको सोचना था, आपको करना था। ये क्लियर हेडेड था सबके जहन में कि ये सब्सिडी आप नहीं चला सकते, ये सस्टेनेबल नहीं है,
हो ही नहीं सकती थी। ठीक। और विद दिस एक्सपीरियंस टीम लाइक शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब, एहसन इकबाल साहब, वहाँ से मोहतरम डार साहब थे, इनको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि या तो कोई दूसरा मीन रखते, या इनको ये पता होना चाहिए था कि IMF से हमें एग्जिट करना है। एग्जिट करना मुश्किल था क्योंकि IMF के बगैर इनको कहीं और से क्रेडिट लाइन नहीं मिलती। तो अगर एग्जिट करना मुमकिन नहीं था तो जो भी डिसीजन हमने लेना था वो पहले ले लेना चाहिए था। ओके, ठीक है। आप समझते हैं कि डिसीजन डिले होने की वजह से ये 140 बिलियन में से मैं समझता हूँ, चले अगर 40 बिलियन भी अगर आप नहीं करते 100 बिलियन हम बचा सकते थे। और 100 बिलियन इज अ वेरी हैंडसम सम। यस, ठीक है। दूसरा देखें, IMF के प्रोग्राम में रहना एक अच्छी बात। IMF आपको कहता है एक फिस्कल डेफिसिट। जब आपने ये पहला प्रोग्राम था जहां पर IMF ने आपको कहा है कि प्राइमरी डेफिसिट पे बात करो। प्राइमरी डेफिसिट क्या है कि जो भी आपका डेफिसिट होता है इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाए, जो आप डेट सर्विसिंग करते हो वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है। वो कहते हैं डेट सर्विसिंग हमारी मर्जी की है, इन्हें आप हाई इंटरेस्ट रेट करें, इकॉनमी को सप्रेस करें, और उसको हम काउंट नहीं करेंगे आपके डेफिसिट में। हम सिर्फ ये देखेंगे अदर देन इंटरेस्ट आपका कितना डेफिसिट है, और वो आपको एज ए परसेंटेज ऑफ GDP दे देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसमें आपने सारी सब्सिडीज जो देनी है वो भी देंगे आपको, आपके सारे एक्सपेंडिचर जो आ जाते हैं, डिफेंस के ऊपर आ गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए, बला बला, पेंशन आ गई, तो ये आप यू आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप। ये पहला प्रोग्राम था जो पिछली गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया था, इनका कसूर नहीं है, मेरा ख्याल है रॉन्ग फुटिंग पे किया गया। सबसे बड़ी बात थी आपने जिस तरीके से हॉट मनी लाई पिछली गवर्नमेंट, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे तो समझ नहीं पड़ती। एक छोटी छोटी चीज़ पे तो हमने, चीफ जस्टिस साहब भी कह देते थे, हर कोई कह देता था इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, इसकी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ठीक है। और अब वही लोग मशवरा देंगे हमें मईशत का जो हमें ले डूबे थे। मैं बहुत ब्लंट बात कर रहा हूँ आपके सामने से, हमें आवाज़ें आ रही होती हैं कि जी केयरटेकर सेटअप बन रहा है, बने, मगर अगर इस गवर्नमेंट ने टफ डिसीजन लिए हैं तो मैं समझता हूँ उनको राइट है, इन्होंने गलतियां की हैं। अच्छा, एक तो आप जो, मैं चूंकि शहजाद साहब से दोबारा रब्ता बहाल हो गया, आप कह रहे हैं 40 रुपए की अगर सब्सिडी मानी थी खान साहब तो 44 रुपए ये क्यों हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो बेचारी क्या जवाब देंगे, मैं आपको जवाब दूँ। जो डॉलर डिवैल्यू हुआ है आपका, रुपी डिवैल्यू उसकी वजह से बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है आपका। आज आप 210 रुपए, 209 रुपए 95 पैसे, 210 ही हुए हैं ना, 210 रुपए बैंक रेट है। आप 188 से 22 रुपए अगर आप ले लें, चले मैं उस रिवर्सल को काउंट नहीं करता जो 188 से 182 पे गया, ठीक है, तो 22 रुपए की आप सब्सिडी लेके आए, 22 रुपए की डिवैल्यूएशन का उससे ये एडजस्टमेंट करनी पड़ी सर। इसका मतलब है 3% की इन्फ्लेशन। ये मेरी नहीं है स्टडी, मेरी स्टडी तो 4% कहती है, ठीक है। ये स्टेट बैंक की स्टडी मैं बता रहा हूँ, उनके जो ख्यालात है, स्टडी तो उन्होंने नहीं कराई, वो डिफरेंट रिसर्च स्टडी से बात कर रही। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया 4-5-6%, उससे आपका फिस्कल डेफिसिट कम से कम 1400 अरब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये टैक्स पेयर्स मनी है। अब ये शराइत क्यों है, और आपने पहले ही आके कहा था कि जब हम आएंगे तो स्टेट बैंक के लॉ को दोबारा रिपील करेंगे, वो नहीं हुआ, वो भी आप नहीं कर रहे, वो भी पूछते थे, नहीं आया, नहीं, वो IMF के प्रेशर में, अभी ये इनको कोई ये छेड़ ही नहीं सकते अपने आप, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप कामरान यूसुफ की भी बात सुन लेते हैं, उनके भी पॉइंट्स लेके फिर इसका इकट्ठा जवाब दीजिएगा। कामरान, आप क्या कहेंगे सर, बताइएगा वजह क्या बन रही है, वेयर इट्स नॉट वर्किंग, के हमारी जो स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमी में वो आ नहीं पा रही है, इट्स टू अर्ली वी आर जजिंग, आप क्या कहेंगे? और आज भी मिफ्ता साहब कह रहे थे कि एक आध दिन में IMF से मुआहदा जो है वो बहाल हो जाएगा, आपके पास क्या खबर है? देखें, मिफ्ता साहब तो और उनके जो करीबी हल्के हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये डील हो जाएगी, लेकिन ये इससे पहले भी मिफ्ता साहब ये कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डील नहीं हुई। तो लेट्स सी, इस दफ़ा मिफ्ता साहब अगर ये दावा कर रहे हैं कि 1-2 रोज़ में अच्छी खबर आ जाएगी, तो लेट्स टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। बाकी मैं अशफाक तौला साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल थी तरीके अदम एतमाद लाने से पहले या तरीके अदम एतमाद के बाद, तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, इन्हें बड़े अच्छे तरीके से पता था और ये अवाम को यही बता कर के आए थे, क्योंकि तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है
वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी जो मईशत है उसको तबाही की तरफ लेके जा रही हैं, और हम आएंगे तो मामलात को ठीक करेंगे। तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अगर आपको ये पता था तो ये अगर हुकूमत में आते ही पहले दिन ही अगर उनके ख्याल में ये सब्सिडी गलत थी, बिल्कुल गलत थी पेट्रोल के ऊपर, इससे पहले तारीख में कभी किसी ने सब्सिडी नहीं दी, तो पहले दिन से इनको ये काम कर लेना चाहिए था, इनको विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि विदाउट विड्रॉइंग सब्सिडी IMF अपना प्रोग्राम बहाल नहीं कर सकता था। और अगर ये उस वक्त पास ऑन कर देते इमीडिएटली, तो मेरा ख्याल है कि शायद अभी तक IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका होता, और शायद जो रुपए की कदर है वो भी इतनी ज़्यादा ना गिरती। चलें, ये तो अब इन्होंने यहाँ तक गलती कर ली। अब जब उन्होंने मुश्किल फैसले, अब अगर आप देखें तो जो तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो अब तमाम जो तेल की मसनूआत हैं वो ब्रेक इवन पर आ गई हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद IMF के साथ आपकी डील नहीं होती, रुपए के कदर में मजीद इसी तरह से कमी रहती है, तो खुदा न खास्ता जब अगला रिव्यू आएगा, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में कदरे ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो एक दफ़ा फिर हम उस सिचुएशन में होंगे कि हमें दोबारा से या तो सब्सिडी देना पड़ेगी या फिर इनको तेल की कीमतें मजीद इसमें इजाफा करना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरी एडवाइस तो यही है कि जो भी मुश्किल फैसले आपने लेने हैं, अवाम तो और जो तरीके इंसाफ है वो तो क्रिटिसाइज करती रहेगी। अगर इन्होंने अपना जो सियासी कैपिटल है दाव पर लगाया है और ये कहते हैं कि ये कौमी मफाद में फैसले कर रहे हैं, तो फिर एक ही दफ़ा जो मुश्किल फैसले लेने हैं इन्होंने वो लें, और इमीडिएटली जो है IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल करे। IMF का प्रोग्राम बहाल मजीद और क्या मुश्किल फैसले जो आप कह रहे हैं कामरान साहब, मजीद और क्या मुश्किल फैसले लेने होंगे? आई थिंक जो खबरें आ रही हैं अपेरेंटली तो ये कह रहे थे ना कि एक सिंपल सा मामला है कि हम सब्सिडी विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद शायद मामलात हल हो जाएंगे। मेरा ख्याल में IMF जो ये बजट अभी तक जो मुजवज़ा पेश किया गया है, इससे भी वो शायद इत्तफाक नहीं करते। बहुत सी चीज़ों के ऊपर शायद उनको इख्तलाफ है, शायद कोई 500 अरब रुपए, ये तोला साहब भी आपको बताएंगे, वो गैप है जो उनकी असेसमेंट में और जो इनकी असेसमेंट है। तो इत्तलात तो यही है कि IMF का प्रोग्राम अगर बहाल होगा और ये फाइनेंस बिल है, इसमें मेरे ख्याल में मेजर चेंजेस की जाएंगी, और उसके बाद ही फिर जो है वो IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। तो पेट्रोल की सब्सिडीज़ और तेल की सब्सिडीज़ विड्रॉ करना एक तरफ, और दूसरा शायद IMF इस बात पर भी मेरे ख्याल में मौसर रहेगा, ये इस पर मेरे ख्याल में इंसिस्ट करेगा कि आप जो पेट्रोलियम लेवी है और फिर जो सेल्स टैक्स है वो भी इसके ऊपर लगाएं, जो यकीनी तौर पर अगेन एक मुश्किल फैसला होगा इस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस अब बहुत कम हैं, हमें ये मुश्किल फैसले बहरहाल लेना पड़ेंगे। जी शिजा साहिबा, मुश्किल फैसले अभी भी लेने हैं और बर वक्त ले लिए जाते तो शायद इतना इजाफा ना करना होता। इशफाक तोला साहब कह रहे थे कि आपने 40 का कहा तो उनका 84 रुपये बढ़ा है पेट्रोल बहसियत मजबूरी आपके दौरे इक़्तिदार में। और कामरान साहब कह रहे हैं कि मज़ीद और भी फैसले लेने होंगे, पेट्रोलियम लेवी और टैक्स। तो बताइएगा, आप ज़ाहिर बात है सियासी तौर पे तो बहुत मुश्किल फैसले हैं, कीमत तो आप लोग अदा कर रहे हैं। आप समझती हैं कि बर वक्त फैसला कर लिया जाता या एग्री करती इनकी सजेशन से तो शायद ये डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान ना होती और ये एडजस्टमेंट ना करनी पड़ती जो लेटेस्ट हुई है पेट्रोलियम? जो ये बात कर रहे हैं ये फैक्चुअली तो करेक्ट है। जाहिर है अगर पहले दिन सब्सिडी ख़त्म कर ली होती तो ये जो हमने तकरीबन 136-140 अरब रुपया जो है डिलीट किया है उस कमी आई होती। लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट हमारा इंटरनली इसके ऊपर बड़ी तवील डिस्कशन हुई, और फिर क्योंकि आपको पता है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट है जी, तो डिफरेंट ओपिनियंस थी लोगों की। एंड IMF से हमने भी डील किया हुआ है। हम 2013 में आते ही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आने के 4 दिन बाद हम IMF के पास चले गए थे, और 2016 में हमने IMF का प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया था जी। तो वो तब की भी जो टीम थी, मतलब दे वर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेट वेज ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन, कि हम किसी तरह से PSDP को कर्व कर लें, फाइनेंशियल कुशन क्रिएट कर लें। एंड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मीन्स टू द एंड्स नहीं इंपॉर्टेंट। तो IMF की जो जिस तरह बात हुई, प्राइमरी डेफिसिट की बात हुई और जो उनकी इस तरह की कंडीशंस थी, वो हम किसी अल्टरनेट मेजर से जो है वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम करके या किसी तरह मीट कर लें। तो ये जो है ये बहस जो है ये थोड़ी चली। कुछ हमें ऑब्वियसली हमारा एक बहुत मेजर डिसीजन था इन टर्म्स ऑफ लूजिंग आवर पॉलिटिकल कैपिटल। उन सारी चीज़ों में जो है वो एक कोई 3 हफ्तों का डिले आया, और जिसके बाद लेकिन फिर यही फैसला हुआ कि जो IMF की डील है उसके मुताबिक हमें सब्सिडी जो है विड्रॉ करनी पड़ेगी।
आपको पता है यूक्रेन की जंग चल रही है, ब्रेंट क्रूड की प्राइस इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा है जी। और उसकी वजह से हम क्योंकि हमारा ऑयल का एक बहुत मेजर अब तो कह रहे इम्पोर्ट कमी वाकया हुई है, कामरान साहब कह रहे। अब जी अभी हुई है, तकरीबन $5 का आई थिंक कोई फर्क पड़ा है, 115 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 115 पे शायद आ गया है। तो कमी हुई है, डेफिनेटली हुई है और इसका रेस्ट अश्योर्ड डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे भी फेवर में यही है कि हम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन जो भी कामरान साहब ने बात की और तोला साहब ने भी बात की, देखें IMF की डील हमने नहीं साइन की और मैं रीट्रेट करती हूँ कि उस डील के मुताबिक जो है वो 600 अरब जो है वो इन्होंने इकट्ठा करना था IMF की लेवी पेट्रोलियम। पेट्रोल की लेवी पे। अब वो IMF कहता है कि चलें आपने 600 नहीं किया, आपको कुछ तो करना है, वो लेवी का इशू है। फिर 17% सेल्स टैक्स भी इन्होंने जो है वो अपनी डील के अंदर कंफर्म किया हुआ है IMF को कि हम करेंगे। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने शराइत रखी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने चाहे वो पिछली हुकूमत ही थी लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत थी, उन्होंने वो शराइत मानी हुई हैं। तो जब तक वो हम शराइत पूरी नहीं करते, और ये भी बात दुरुस्त है कि इसके अलावा जो है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन और ख़ासतौर पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है उसके हवाले से जो है वो हमारे ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली प्रेशर है IMF का। तो जब तक ये चीज़ें जो हैं, अब हमारी आजकल भी जो IMF से भी मीटिंग्स चल रही हैं या हमारी इंटरनल फाइनेंस की जो मीटिंग्स चल रही हैं, we're just trying to reach a perfect balance, which is never perfect, but optimal हम situation create करना चाह रहे हैं in the given situation जो हमारी paucity है of resources overall, उसके अंदर कि हम लोगों को भी किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखें, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली नाउ अबाउट पॉलिटिकल कैपिटल, ऑन ग्राउंड जो है वो गरीब आदमी के लिए इस वक्त जीना जो है वो जिंदगी थोड़ी मुश्किल है और हमको उनको किसी ना किसी तरह प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली द पुअरेस्ट ऑफ आवर पुअर, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। चाहे हमें इवन इफ वी लुक बियॉन्ड द इशू ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, तो उस सिचुएशन में जो बेहतर से बेहतर तरीका है, और मैंने आपको यही कहा था पहले कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक फाइनेंशियल कुशन हम दें, जो सब्सिडीज प्रोवाइड करें, वो अब हम पुअर्स्ट ऑफ द पुअर को करें। अभी भी आपने देखा जो 5 चीज़ों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने आज सब्सिडी अनाउंस की है, वो चीज़ें हैं जो हर घर के अंदर कम से कम इस महंगाई की वजह से जो है वो लोगों की रोजी रोटी जो है वो आसान रहे, बेसिक्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हों, और वी विल डू एवरीथिंग इन एनीथिंग इन आवर पावर टू इंश्योर कि जो हमारे मुल्क के सबसे मुतवस्सित तबका है उसको हम प्रोटेक्ट करें। और बिसाइड्स दीज सब्सिडीज एंड ये जो फाइनेंस बिल आएगा, इसका ओवरऑल आएगा इम्पैक्ट आएगा। अब ये है कि हम लोग इसके अलावा मैं आपको अपने एंड पे बता सकती हूँ कि PM साहब के नीचे डायरेक्टली जो हमारा यूथ अफेयर्स का विंग है, हम लोग इस साल ये कोशिश करेंगे कि अपने रिसोर्सेज जो हैं वो पूल करके मैक्सिमम लोगों को जो है वो स्किल्स की ट्रेनिंग दें, ताकि जो रेगुलर सैचुरेटेड जॉब मार्केट्स हैं उनसे निकल के ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की तरफ आएँ। हम लोग ईजी डिस्पाइट ऑल द फाइनेंशियल हार्डशिप, हम पिछले 10 साल से जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे तब से हम नौजवानों को आसान लोन्स दे रहे हैं, बिजनेस लोन्स दे रहे हैं। उसमें ये बताएगा, ये जो साबका दौर का कामयाब जवान प्रोग्राम था, इसकी कंटिन्यूटी है या इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है? अब देखिए, नहीं, वो साबका दौर का पहली बात है था नहीं, वो 2013 में नवाज शरीफ साहब के नीचे प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम एक हमने अनाउंस किया था और उसके नीचे हमारे 6 इनिशिएटिव्स थे। ठीक है, हम बिजनेस लोन्स देते थे, स्किल्स ट्रेनिंग्स देते थे, हम स्कॉलरशिप्स देते थे, लैपटॉप्स देते थे, हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते थे। ये जो प्रोग्राम था इसकी इन्होंने लैपटॉप्स देने बंद कर दिए, स्कॉलरशिप्स देनी बंद कर दी और इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने बंद कर दिए, मगर इन्होंने बिजनेस लोन्स और स्किल्स जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कंटिन्यू किया और उसका नाम तब्दील करके उसको जवान पाकिस्तान रख दिया। हम उसको देखें, ये मियां नवाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड था और जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं वजीर आजम, तो वो ऑब्वियसली उनका, आपको पता है, लैपटॉप्स का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी हमारे पास हजारों की तादाद में जो है वो सक्सेस स्टोरीज हैं कि किस तरह बच्चों ने उससे फायदा उठाया। और आज जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, टू थिंक दैट हमारे इतनी मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन बेसिक उसके पास जो है वो
ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ी स्टिकिंग आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौट के आता हूँ। इशफाक तोला साहब, मैं पे थोड़ा सा जो आउटले बताया, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वेज एंड मीन्स हो सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ही मिजरेबल है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? रेवेन्यूज जनरेशन की बात हो रही है, अब 27 अरब रुपए की उन्होंने कहा हमने छूट दी, उस पर IMF मोतरज़ है, लेकिन हमारा तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो 22 करोड़ में, मेरे ख्याल में कुछ लाख लोग जिनमें मेरे जैसे और जो स्टूडियो से मौजूद लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, वही ज़्यादातर टैक्स देते हैं। इस बेस पे कैसे इसको इजाफा किया जा सकता है? कोई आप लोगों की इस हवाले से सजेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए? अनवार साहब, इशू ये है कि आपने सुना होगा कि 43 लाख लोगों का डेटा है हमारे पास। जी, डेटा नादरा और उनके पास तमाम FBR के पास है। ये शुक्र है 8 लाख से शुरू हुआ था 2012 में, जब अब्दुल हफीज शेख साहब होते थे, उन्होंने बजट तकरीर में कहा था 7,98,000 का डेटा है। फिर ये पिछली हुकूमत में आते आते 21 लाख पे पहुंच गया नून लीग की जी, उसके बाद PTI में 28 लाख पे पहुंचा, अब फिर 43 लाख पे पहुंचा, 47 लाख, 4.3 मिलियन। 43। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं उसमें जो मेजॉरिटी है वो आपके एग्रीकल्चरिस्ट है। आपकी हिम्मत नहीं है आप उनको टैक्स कर जाओ। ट्रू टैक्सेशन जितना मैं पे करता हूं, मेरी अगर बराबर की आमदन वाला एग्रीकल्चर इनकम कमाता है, अगर वो उतना पे करेगा तो इक्विटी आएगी। आप उठा के देख लें, आप मेरे असासे देखें, उनके असासे देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो आसमान पे होंगे, मैं ज़मीन पे होऊंगा। हमारी ताजिर बरादरी भी तो नहीं देती। ताजिर बरादरी भी नहीं दे रही। ताजिर बरादरी का तो चले मैं आगे पीछे करके कहूँगा कि जी जिस चीज़ को ये बेचते हैं पहले मैं वहाँ से टैक्स लेके आ जाता हूँ। यानी अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई पंखा बेचता है तो उसका मैं टर्नओवर टैक्स लेके आ गया, यस, उसने आगे सप्लाई किया उसका मैं विदहोल्डिंग टैक्स लेके आ गया हूँ। वो भी उज़र नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर मैं इनको एमनेस्टी लेके आया नून लीग की पिछली गवर्नमेंट में, जब डार साहब थे, खुद IMF को मैंने प्रेजेंटेशन की, हमने एमनेस्टी ली, इनके लिए स्पेशली ली। और जब बात आई पे करने की तो मुझे सब कह रहे थे, इनके रहनुमा कह रहे थे 20 लाख 25 लाख हम टैक्स रिटर्न ले आएंगे। तो मैं हंस रहा था। तो मुझे डार साहब ने और निसार साहब थे उस वक्त, हारून अख्तर साहब थे, तो मुझे पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा अगर ये 20,000 लेके आ जाएगा ना तो सर मैं जो कहेंगे मैं। क्यों नहीं लाते सर? सर वो ये कहते हैं जी हमें टैक्स नहीं देना, आप ज़कात दिलवा दो हमसे, आप हमसे खैरात। ये कोई लिबर्टी तो नहीं, चॉइस तो नहीं है ना सर, ये तो जिम्मेदारी सर है। आप एक हड़ताल करवा दें इनसे, आप देख लें, फिर आप खुद कहेंगे कि नहीं जी नहीं दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आप टैक्स कल्चर फरोग नहीं पा सकता। नहीं, सबसे बेस्ट कल्चर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, बेस्ट कल्चर है, कुछ टैक्स नहीं देना। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे असासे बहुत कम होंगे, इनके असासे बहुत ज़्यादा होंगे। इनका लाइफस्टाइल कुछ और होगा, मेरा लाइफस्टाइल कुछ और होगा। इनकी गाड़ी प्राडो होगी, मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर होगी। जब टैक्स देने की जाएंगे ना तो मेरा आसमान पे होगा, उनका ज़मीन पे भी नहीं होगा। तो फिर ये हुकूमत का खजाना ज़रा पता टैक्स पेयर मनी से ही चलता सर है। ये अगर फर्ज करें फिर हम IMF के ही और अपने दोस्त ममालिक की दर पे रहेंगे। अच्छा, आप दूसरा आप देख लें, आपका जो ये NFC अवार्ड है जी, 60-40, 60% सूबों को गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को चलाया था। 40% में आपका डिफेंस सर्विस आपको देना, आपकी डेट सर्विसिंग आपको देनी है, आपको गवर्नमेंट चलानी है, आपको पेंशन देने हैं, आपको PSDP चलाना है, तो आप कहाँ से चलाओगे? ठीक, आप तो डे 1 मकरूज हो जाते हो। यानी ये है कि आपकी तनख्वाह नहीं मिली और आप कर्जे में आ गए। तो अब ये आपको चारों इकाइयों को और फेडरेशन को बैठना पड़ेगा कि यार इसका कोई हल निकालो। मैं नहीं कहता कि NFC अवार्ड को रिवर्स, लेकिन आप समझते इस पर भी नजरसानी की जानी चाहिए? भाई आप बैठे आपस में कोई सियासी हल निकालें। सियासी हल की आप बात कर रहे हैं, मैं कामरान से जानना चाहूँगा, लेकिन कामरान साहब सियासी तो PTI तो एहतजाज मना रही है महंगाई के खिलाफ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं इनसे मईशत संभल नहीं रही, हमने बहुत बेहतर संभाल लिया था। और कहते हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब को भी पैगाम लेकर भेजा था कि अगर उनकी हुकूमत को हटा दिया गया तो हम जिस पोजीशन में आ गए हैं इकनॉमिकली वो सब ख़त्म हो जाएगी, सब धरे का धरा रह जाएगा। और वो मौजूदा हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है उनको तो बहुत सख्त हत्वे तनकीद ठहरा रहे हैं। तो सियासी हम आंगी तो किसी तौर पे नहीं पैदा हो सकती। शौकत तरीन साहब वो भी कह रहे हैं कि जी तो मिसमैनेज की है मौजूदा हुकूमत। अगर हम होते, और आज इमरान खान साहब ने कहा कि हम भी IMF के प्रोग्राम में हम गए थे, हमने उनके प्रेशर को सस्टेन किया था, चीजों की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। लेकिन उनके प्रेशर को आपने सस्टेन किया, लेकिन नतीजा क्या था कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए
अगेन आई वुड से कि वो फील गुड फैक्टर के लिए तो अच्छा था कि जो उन्होंने सब्सिडी दी, लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी आईएमएफ के साथ, और एक मेरे ख्याल में हम डिस्कस नहीं करते, जो पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो आईएमएफ के पास जाता है, ज़ाहिर है कि बाकी दुनिया में भी बेल आउट पैकेजेस होते हैं। पाकिस्तान के साथ अब आईएमएफ या इवन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका रवैया इतना सख्त क्यों है? वो क्यों चाहते हैं कि इवन कि हम प्रायर कंडीशंस पे इम्प्लीमेंट करें? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो मैं एग्जैजरेशन नहीं होगी, वो ज़ीरो है। क्योंकि अब आईएमएफ के साथ वो गलत मुआहदा था, ठीक था, नहीं था, आपने एक कमिटमेंट की ना, पिछली गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट की कि हम जो सब्सिडी है वो ना सिर्फ विड्रॉ करेंगे, बल्कि हम 4 रुपये हर महीने लेवी भी बढ़ाएंगे और बाद में सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। आपने बजाय वो काम करने के आपने क्या किया कि आपने सब्सिडी दे दी और फिर आप चुप करके निकल गए, और इसी वजह से आई थिंक वो कहते मैं रूस से तेल ले लेता ना, उनसे बातचीत चल रही थी, रशियन ऑयल ले लेते, उनसे बातचीत हो रही थी। वो देखें, अब तो जितने मर्जी सियासी बयान देते रहे, अगर वो आज हुकूमत में होते तो मेरे ख्याल में आज वो भी इसी मुश्किल का शायद शिकार होते। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक तो हमें बहैसियत स्टेट ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज है ना, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप जब किसी के साथ एक कमिटमेंट कर लेते हैं, किसी बैन अवी इदारे के साथ या किसी दोस्त मुल्क के साथ, जब आपको फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज देता है, तो फिर आपको उसमें बैक आउट नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। रही बात ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब अब गवर्नमेंट से बाहर हैं, उन्होंने सियासत करनी है, वो करते रहेंगे। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ज़ाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यही है कि अगर इन्होंने मुश्किल सूरत हाल को ठीक करने का बीड़ा उठाया है, तो फिर अब इनके पास मेरे ख्याल में वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और इसमें जैसे तोला साहब ने कहा कि टैक्स कलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा हमारा इशू है। एग्रीकल्चर की उन्होंने बात की, दूसरा जो रियल स्टेट का सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेकिन लोग पैसे कमाते हैं, और इस गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल्स हैं कोशिश की है कि रियल स्टेट सेक्टर्स में भी जाया जाए। उसके साथ साथ फिर पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, तोला साहब इसको बेहतर बता सकते हैं कि कुछ 1700 अरब रुपए की हम टैक्स एग्जाम्पशंस देती हैं, उसमें बड़े बड़े एलीट्स भी शामिल हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स भी शामिल हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए। बल्कि एक और मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो अगर अगले साल का जो टैक्स का हदफ है कुछ 7000 अरब रुपए का है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो ट्रू पोटेंशियल है वो 100% ज़्यादा है। तकरीबन 14,000 अरब रुपए का कहते हैं पोटेंशियल है। आप चलें 14,000 को छोड़ दें, आप जो 7,000 है, 7,000 के बजाय आप 10,000 अरब भी टैक्स अगर इकट्ठा कर लें, तो आप तसव्वुर करें आपको ना IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, ना बाकी आपकी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पर आपको बियॉन्ड पार्टी लाइंस और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट आई है, ज़ाहिर है कि 11 जमातें हैं, एक लिहाज से तमाम जो बड़ी जमातें इनका कंसेंसस भी है, तो कम से कम ये तो शुरुआत करें ना। अगर वो इंतज़ार करते रहेंगे इमरान खान साहब का कि वो आके उनको किसी प्रोग्राम की हिमायत करेंगे, फिर तो होने से रहा, बट एटलीस्ट इनको शुरुआत करनी चाहिए। बाकी तहरीक इंसाफ जो कहती है कहती रहे। मैं शिजा आपसे जानना चाहूँगा, ज़रूर ये जो टैक्स की पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की बात की तोला साहब ने, कामरान ने, आप लोगों ने अपने दौर में रेवेन्यू को बढ़ाया था। हारून अख्तर साहब जो हैं वो FBR को देख रहे थे और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और रेवेन्यू में इजाफा हुआ था, लेकिन जो टैक्स टू GDP रेशियो है उस पर उस तरह इजाफा नहीं होता जो ट्रू पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स करने की बात थी, उस पर ज़रूर जवाब दीजिएगा। फिर मैं चूँकि इस वक्त अपोजिशन नहीं है हमारे शो में, तो लेट मी प्लेस अ डेविल्स एडवोकेट। वो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी मुबैना तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत है, लेकिन आपको कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई इतनी आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट हो रही हो। अब ये भी बात हो रही है कि जी अमेरिका से रुजू किया जा रहा है कि IMF से डील जल्दी मुकम्मल करवा ली जाए। फिर आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी ताजरों से बात कर रहे थे, जो पैकेज था उसकी हमने बहुत बात सुनी थी, $8 अरब का, उस हवाले से कोई हमें हतमी तौर पे चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। फिर चाइना से $2.4 अरब का रोल ओवर था, उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि आज कल में भी आज आ रहा था कि जी स्टेट जो रिजर्व्स हैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स वो $9 अरब रह गए हैं। UAE से बात हुई थी, कतर से एक्सपेक्टेड था, वो चीज़ें सामने अभी तक आ नहीं रही, इसकी क्या वजह है? शिजा साहब, आपने अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर दें अपने स्काइप को, तो जी बात कीजिएगा प्लीज। चाइना का जो
जी, मैं आपकी हम ऑडियो टेलीफोन पर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। इतने में मैं चाहूंगा कि तोला साहब से इसका जवाब ले लूं, फिर मैं दोबारा शेजा साहब पूरा आपको मौका मिलेगा। सर, वो सपोर्ट जो इमरान खान साहब इन पे इल्जाम लगाते हैं, मेरा सवाल ये था वो सपोर्ट क्यों नहीं सामने फिर आ रही? अगर इन्हें बैकिंग हासिल है, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए। नहीं, मैं पहले ही कहता था, ये तो आप आज बात कर रहे हैं, मैं 1 महीने पहले कह रहा था। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे का किस्सा सुना देता हूं। क्या कह रहे थे आप 1 महीने पहले? कि यार अगर सपोर्ट थी तो आई क्यों नहीं? ये सवाल ये है कि वो कहां अगर है? साजिश थी तो वो पेपर कहाँ है? पेपर तो था खान साहब के पास, लेकिन वो दूसरा, सपोर्ट का है। वो मुझे छोड़। देखिए, मैं आपको एक बात, मैं वाहिद आदमी था जिसने शायद खाकान अब्बासी साहब को मैसेज किया कि यार वो पेट्रोलियम विड्रॉ नहीं करना। अच्छा, मैं आपको दिखा सब्सिडी हाँ मैंने ना कहा, करना। मैंने कहा था शुरू में, तो उन्होंने कहा कि अशफाक साहब 33 अरब रुपए भिजवा दीजिएगा 15 दिन के। ये मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। बट देन आई रियलाइज, आई सेड यार लुक, दे आर इन अ डायर स्टेट। मुझ जैसे को तो ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था ये। मगर एक चीज़ जो मैंने कही थी, अगर ये मेरी बात शायद मैंने कही थी, शायद मीडिया के थ्रू भी कही और वैसे भी कह दी, कि एहसास प्रोग्राम को, ये पहले आपके प्रोग्राम में नहीं बल्कि मेरा ख्याल है आप ही के किसी एक पीटीवी पे गई। जी जी। और क्या निकाल लें आपकी मैडम, क्या नाम है इनका, उनके प्रोग्राम में मैंने कही मोना आलम। ओके। और मैंने यही कहा था, अली थे अपना, अली परवेज मलिक थे और अमजद नियाजी साहब थे। अच्छा। मैंने कहा भाई पहले आप अनाउंस, उस दिन शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, कौम से खिताब करने वाले थे, जो 8 बजे होना था 11 बजे चला। जी जी। उसी दिन 8 बजे मैंने कहा था कि सबसे पहले आप अनाउंस करें आप गरीबों को देंगे, इसके बाद आप पेट्रोलियम पे सारे सब्सिडी उठाते ना। और ये मैंने कहा था 1500 से 2000 दिए जाने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2000 ही दिए गए। अब इनको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था, उसी वक्त इनको अनाउंस करना चाहिए था 10% कम से कम इंक्रीज। ये बाद में जो 2000 रुपये उन्होंने अनाउंस किए ना, अगर ये 10% इंक्रीज कर देते 50,000 रुपये तक की तनख्वाह, और ये प्राइवेट सेक्टर को मजबूर करते, मुझे मजबूर करते कि आप दें, तो उससे आप समझते हैं कि तो उससे बहुत बड़ा एक सोलेस मिलता है लोगों को। अगर महंगाई थी तो उसके अगेंस्ट हेजिंग हो जाती है। ओके, ठीक है। मगर ये करने से कासिर थे, इसलिए कि वो जो है ना, बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप सियासत में होता है। और वसीउल यहाँ बैठ के मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ। आई एग्री विद यू। शेजा से हमारा राब्ता हो गया। शेजा जी जवाब दीजिएगा। सवाल तो आपने सुन लिया होगा जो मैं सवाल किया था कि वो आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही? जी, मैं आपको बता रही थी उसके बारे में कि देखिए, बात यह है कि चाइना का जो 2 बिलियन का रोल ओवर है वो तकरीबन हो गया है। आउटपोरिंग सपोर्ट ऑब्वियसली बिकॉज देयर वाज ये तो इनका प्रोपेगेंडा है ना, ये तो लाइक एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, एक नफरत की सियासत पे फलते फूलते हैं। आई डोंट वांट टू, मैं ये जो इल्जामात लगाते हैं कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे इनका, तो दिस इज हाउ दे प्ले देयर पॉलिटिक्स। अच्छा। तो ये साजिश ना, फिर बीच में से कुछ निकला, हमने वो खत भी देख लिया, सबने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया, दारों ने भी देख लिया। वो बहरहाल जो इन्होंने एक बनाया नैरेटिव गद्दारी का, वो इट वाज डर्टी पॉलिटिक्स जो इमरान खान ने खेली। बात यह है कि जो मसाइल हैं उनको हमने हल करना। तो इमरान खान साहब अपनी सियासत अपनी जगह पे रखें, लेकिन ये जो इंटरनेशनल, अब ये FATF है, देखें एक FATF का मसला है, दूसरा IMF का, ये 2 मसले। FATF से हम बाहर आ गए। IMF का जो मसला है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, जो ये कामरान साहब भी बात कर रहे थे, एक हमारी जो क्रेडिबिलिटी एज ए स्टेट, देखिए हमें उसको प्रूव करना होगा इंटरनेशनली फॉर अदर एक्टर्स टू ऑल्सो कम इन, चाहे वो कतर है चाहे वो कोई और मुल्क। और मैं मुझे इस चीज़ का बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, वो पंजाब में भी थी, और जब हम नवाज शरीफ साहब की फेडरल में थी तो CPEC भी आया, और आपने देखा था कि किस तरह से जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस था। और जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम 2013 में आए थे 22 घंटे लोड शेडिंग की, हमने 5 साल में जो है वो लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म की, टेररिज्म के मैनेज को पाकिस्तान से खत्म किया। देखिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, पूरे मुल्क के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है कि आज डेरा बुक्की वाले मुझे कोई बता रहा था कि हम कराची की जगह दोपहर का खाना खाने लाहौर आते हैं। तो ये कनेक्टिविटी एक हुई,
पूरे मुल्क के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं यही होती हैं जो आपका और फिर दूसरी बात यह है कि पॉलिसी में तसलसल था 5 साल। अब पिछले 4 साल में कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदले, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, कितने बीओआई के चेयरमैन बदले। आप सूबे में चले जाएं, एक एवरेज जो एक ऑफिसर की टेन्योर था वो 3 महीने। वो कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो आप लोगों ने छापा उसमें तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6 आ रही है, खान साहब कहते हैं। जी 5 के करीब आ रही है जी। देखिए मल्टीपल उसके रीजन, हम 6.1 के ऊपर छोड़ के गए थे। ये लोग जो इन्होंने जो 3 साल अपना लो बेस इफेक्ट आया जिसका 3 साल जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई, जिसमें 1 साल नेगेटिव ग्रोथ में भी गया पाकिस्तान, ये कोविड पे उसको ब्लेम करते हैं। $3 अरब तो कोविड की मद में पाकिस्तान में आया। ठीक। उसके अलावा आपको 1.5 साल IMF ने दे दिया, कोविड की वजह से रिलैक्सेशन दे दी। उसके अलावा सऊदी अरब ने आपको डिलेड पेमेंट की इजाजत दे दी। उसके अलावा जो ट्रैवल बैन लगे, सिर्फ जो आपका हज और उम्रे के ऊपर जो आपका फॉरेक्स जो है वो ड्रेन होता है, वो तकरीबन $1 अरब से ज्यादा डॉलर का ड्रेन होता है। वो सारी चीजें जब बंद हुई तो पाकिस्तान को आप कुल मिलाएं तो ये $6-7 अरब तो पाकिस्तान को फायदा हुआ उस एक कोविड की वजह से। तो कोविड जो है ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट भी आपने देखा बढ़ी, क्योंकि हमारी जो रीजनल प्लेयर्स थे उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हुए थैंकफुली। एंड मैं पीटीआई को क्रेडिट भी देने को तैयार हूँ कि हमारा कोविड जो है वो बेहतर हैंडल हुआ हमारे रीजनल ममालिक से। तो ओवरऑल कोविड जो है दैट प्रूव टू बी ए सेवियर फॉर देम। एंड डिस्पाइट दैट हम एक डाउनवर्ड स्पाइरल में गए, हम नेगेटिव के अंदर हमारी ग्रोथ रेट गई, हॉट मनी की बात हुई, मतलब इतने मल्टीपल लेवल्स के ऊपर मसाइल रहे और वही के। लेकिन शहजाद साहबा कतक माजत आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक लेगेसी होती है उसका बोझ आता है, लेकिन अब आप लोग जो हैं वो अब आप लोग जिम्मेदार हैं। सो योर गवर्नमेंट इज नॉट इन द डॉक और वो जो है वो अब इस पे अपोजिशन में है, तो अब तो सारी नजरें आप पर जमी हुई है ना। तो क्या आपने 2 माह में अब तक लोगों को क्या रिलीफ दी टेंजिबल? हम वही बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि देखिए 2 माह में पाकिस्तान के मसाइल हल करना जो है वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमारा काम इस वक्त जो है वो मौशी स्टेबिलिटी लाना है, इस्तेहकाम लाना है। स्टेबिलिटी आएगी उसकी तरफ, उसके बाद बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा, पॉलिसी राइट डायरेक्शन में है। हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप देखें कि हमारी जो यूजली इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमने 5%, लेट्स सपोज हम 5% शो भी कर देते हैं, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतनी नॉन प्रोडक्टिव है, उसकी कोई इंडिजिनस बेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से ज्यादातर इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना स्वेल कर जाता है कि हमारी इकोनॉमी बैठ जाती है हर थोड़ी देर बाद। तो ये जो हमारे मसाइल हैं, इनको हमने जब तक हम रूट कॉज इनकी सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, स्टेबल पॉलिसीज नहीं देंगे, लोकल लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम अपना एग्री बिजनेस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम अपनी बेसिस जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर सकते। हमारी 1% ग्रोथ जो है वो हमारे डेफिसिट के अंदर रिजल्ट करती है। हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ जाते हैं और एंड देन वी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। फिर हम जो है वो फिस्कल टाइटनिंग की तरफ जाते हैं, फिर हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर हम इस तरह के काम करते हैं। ठीक है। तो हमारी इस वक्त जो तवज्जो है वो अगेन मैं कहूंगी कि हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल से आगे इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट को रखा हुआ है। हम इंशाल्लाह बेहतर स्टेप्स लेंगे। आई कैन देखिए इस वक्त बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हम टैक्स जो है अपनी पूरी पोटेंशियल पे नहीं कर सकते इकट्ठा, मगर मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी और बहुत सी पोटेंशियल है जो हम टैप नहीं कर सकते। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की फ्रीलांस मार्केट को जो है उसी को सपोर्ट कर दें तो वो आपके $2 से $3 अरब जो है वो आपकी इकोनॉमी में 1 साल के अंदर लाना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट इस वक्त इतनी ऑप्शंस हैं और हम इनके ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं कि किस तरह हम ये जो हमारा एक 70% यूथ बल्ज है, हमारा ह्यूमन कैपिटल इस वक्त हमारा सबसे बड़ा एसेट है। इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल हमारा यूथ बल्ज है, बिल्कुल। इसको हम चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम इस वक्त जो है इनको एम्प्लॉयमेंट सीकर्स की बजाय एक तो सेल्फ एम्प्लॉय करें, दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और तीसरा ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम इनके अंदर ऐसे स्किल्स इम्पार्ट करें ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के कि ये इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, जिसका फोकस इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हो, फ्रीलांसिंग के ऊपर हो। इस वक्त स्टार्टअप इकोनॉमी खैर अब तो थोड़ा कम हो गई है, बट वो बढ़ रही थी। तो इस तरह हमें जो है ऑल्टरनेट एवेन्यूज, मुतबादिल एवेन्यूज की तरह चाहिए। मैं चाहूंगा कि आपकी इजाजत से वक्त मेरा थोड़ा सा जी
हाँ मैं चाहूंगा कि कामरान आप इस हवाले से जरूर बताएगा। मैडम ने कहा फैटिफ और IMF, फैटिफ पे तो हम ग्रे लिस्ट पे अभी तो हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि तमाम हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं और उम्मीद और दुआ यही है कि अक्टूबर में हम फाइनली से निकल आएंगे। आप समझते हैं वो गोल अचीव हो गया और IMF से अगर डील हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैडम ने जो मुतबादिल एवेन्यूज़ की बात की है ना, एग्री कि अगर यूथ बल्ज को हम सही तौर पर इस्तेमाल करें तो उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जा सकता है। क्या कहेंगे एंड में आप कामरान साहब? कामरान आपको मेरी आवाज आ रही? चलिए थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैडम ने यूथ बल्ज की भी बात की, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैं इससे आगे जाऊंगा। अब यू आर एन एग्रीगेरियन कंट्री, आपकी जो वीट प्रोडक्शन भी सिर्फ देख लूँ मैं, बाकी शुगर केन मेज सब पे नहीं जाता, मेज थोड़ी बेहतर है आपकी। अगर वीट की प्रोडक्शन डबल कर लेना, डबल 1.14 टन पर एकड़ है, इसको 2.28 कर दे जी, which is lower than your neighbor and world average। लेकिन अगर उसको डबल कर दें, अगर मैकेनाइजेशन सही हो, मॉडर्नाइजेशन हो जाए, सही सीड इस्तेमाल करें, ठीक, तो आपका जो वीट सरप्लस है वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म कर सकता है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म कर देगा इंशाल्लाह। सर तो आप माशाल्लाह कभी कहते हैं आप शायद खाकाना भाई साहब को मैसेज कर रहे हैं, कभी डार साहब को, तो ये करें ना जरा, हमारे जो एग्रीकल्चर वजीर हैं, पता है तो फिर वजह क्या है ना करने की वजह। लेकिन मैं चाहूंगा सुन पा रही मेरी जो है ना उनसे पर्सनल दोस्तियां जरूर है, दोस्तियां है तो मशवरे भी दे। मैं तो लंबा सवाल आपके लिए अभिषेक साहब को भी देता हूँ, अभिषेक साहब को भी देता हूँ और शौकत तरीन साहब को भी देता हूँ। उसमें हम तो प्रोफेशनल लोग हैं जी। कामरान भाई बताइएगा जो सवाल था मेरा। मैं सवाल आपका नहीं सुना सर। मैंने कहा मैडम ने कहा फैटिव और IMF दो हमारे थे। फैटिव हमने ग्रे लिस्ट की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, इंशाल्लाह अक्टूबर में व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे। और IMF से स्टेबिलिटी, अगर हमारी डील होती है स्टेबिलिटी मिलेगी। और मुतबादिल उनकी भी बात की, यूथ बल्ज की भी बात की, और वीट की जो एग्जाम्पल दी है तोला साहब ने कि अगर हम अमल कर ले तो हम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आप सर, क्लोजिंग कमेंट्स? बिल्कुल, मेरे ख्याल में देखिए सोल्यूशन सारों के पास, हमारे पास मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या पॉलिटिकल विल है हमारे पास वो सारे काम करने। जहां तक आपने फैट ऑफ ग्रे लिस्ट की बात की है, आई थिंक एक तो उसमें हम प्री मेच्योर सेलिब्रेशंस भी हैं। अच्छा। थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए जो ऑन साइट विजिट होगा, क्योंकि जो भी हमने इकदाम किए ये मत भूलें कि वो आपको वेरीफाई करने आएंगे यहाँ पे। और अगर आपके अमेरिका और बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक रहे तो यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर हमें मिलेगी। लेकिन जितनी मेरे जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई कि जिस तरह से हम प्री मेच्योरली सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा सा कह रहे थे कि हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जो चाहते हैं कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलें। तो हमें थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में एक जो लेसन हमें लर्न करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी हो, जमात जो भी हो, जिस तरह का भी मॉडल हमारे पास आ जाए, ठीक, बहुत ड्रास्टिकली हमें बहुत सी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो सारी तरकीबें, हमने वो एक ही तरकीब लड़ाते थे ना कि हर कुछ अरसे के बाद दोस्त ममालिक के पास चले गए, IMF के पास चले गए, कारगर साबित होगी। वो अब चीजें आपके पास ऑप्शंस बस वो खत्म होते जा रहे हैं। कामरान भाई बहुत आपने सही कहा, अनफॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा, वज़ीर आज़म की मामले खसूसी बराए उमूर नौजवानान, और इशफाक तोला साहब, सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर दैट यू मेड इट टू आवर स्टूडियोज। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये आज की डिस्कशन थी, बहुत सी सजेशंस टेबल पे है। पॉलिटिकल विल शिजा साहबा कह रही हैं, हम देखते हैं कि इस पॉलिटिकल विल को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान के मसाइल हैं मुआशी, उनको हल करने में किस हद तक कारगर साबित होती है। इंशाल्लाह कल तक इस और मामलात को देखेंगे। और कल तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।